अमित साहू जी की राजनीति के हम पीछे जाएं, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, डॉन जैसा स्वरूप, और बचपन से डॉनगिरी वाली तो एटीट्यूड तो रहती ही थी। कोई ऐसी चाहे यादें? जिस स्कूल में रहा मैं, हाँ उस स्कूल का डॉन रहा मैं, हाँ उस स्कूल का सबसे बड़ा लीडर मैं रहा। हाँ, मतलब लाठी डंडे तो शुरू से ही शुरू खाने से और देने दोनों में शुरू तैयार से। थे आप। हाँ, क्या है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमने किसी को मारा, कई बार हम भी मार खाए। बजरंग दल से आप राजनीति में आए तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर सत्ता के लिए काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर संगठन के लिए अगर आप काम करोगे तो आपको हर चीज मिलेगा। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर बजरंग दल में अमित साहू नहीं होते तो कांग्रेस को भी चुन सकते थे? कांग्रेस हमेशा जिहादियों के लिए सोचती है, कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण कराने वालों के पक्षों में खड़े रहती है। हम है वो संघी भाजपाई जिनका गर्दन भी कट जाए तो भी कभी कांग्रेस की तरफ ही जाएगा नहीं। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन। गरियाबंद रेत घाट का जगह है, बहुत सारे रेत घाट है वहाँ। क्या अमित साहू का संरक्षण है वहाँ पर? ना, बिल्कुल। मैं अगर अपने कार्यकर्ताओं के लिए मुझे लड़ना पड़े, अगर अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। पहले की जो बजरंग दल का दौर था वो भी एक समय था जब आप जेल यात्रा तक होकर के आए थे। एक लड़ाई हुई थी बड़ी राज्य में, एक बयान पर कांग्रेसियों ने पूरे संत समागम पे संतों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। उस सभा में भी कांग्रेसी वहां घुसने का प्रयास किए तो अच्छा भीषण एक लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत मारपीट भी हुई, इसमें सर फटे लोगों के, खून खराबा हुआ। और धर्म की रक्षा करने के लिए जेल यात्रा तो ईश्वर ने खुद लिखा ही था, तो ऐसे में कई बार हमको जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राहुल टिकरिया, उनके चाचे के साथ उनका अवैध संबंध, उसके बाद एक युवती आती है, वो भी कहती है कि मेरे साथ शोषण किया। समाज के जो सचिव है वो आकर के कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, उसके बावजूद डिफेंड कर रही है भाजपा। तो ये मान के चलो, सोची समझी एक रणनीति है विपक्ष की। देखिए, कांग्रेस को वर्तमान के समय में कोई मुद्दे नहीं है, और दूसरी ओर जब एक एक कांग्रेसी अपने शकल को, अपने चेहरे को जब अपने घर के आईने में खड़े होकर देखते ना, उनमें, उस आईने में उनका चेहरा ही काला नजर आता है। सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह जी ने दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया था, उस छत्तीसगढ़ को 2018 से 2023 तक कांग्रेस ने डूबता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया, अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया, नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया। आपने बात तो सही कही, लेकिन आपने कहा कि शराब को लेकर के, अपराध को लेकर के, तो पहले अपन बात करते हैं शराब को। तो वे महिलाओं का जो रौद्र रूप है वो भी बहुत वायरल हुआ कई ऐसे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, कि जितना उनको 1000 रुपये महीना मिल रहा है उसका 10 गुना ज्यादा सरकार जो है शराब भट्टी खोल करके ले रही है। कांग्रेस में इसीलिए फर्क है, कांग्रेस शराबबंदी का वादा लेकर आई प्रदेश में, गंगा जल लेकर, गंगा जल को लेकर हाथ में कसम खा के वो आई, शराबबंदी हम करेंगे, मगर वो वादा उनका झूठा निकला, नहीं कर पाई, उल्टा शराब को बढ़ावा दिया गया। आपको करना चाहिए था, आप तो R67 नंबर ऑफ शराब दुकान बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखो वो जो है, दूसरी ओर हमारी सरकार, देखो शराब एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करने में हमारी सरकार लगी। अमित साहू को गृह मंत्री बना दिया जाता है, पहला स्टेप क्या होगा? अगर अमित साहू गृह मंत्री बना, कि जिस प्रकार से आतंक, लाल आतंक चरम पर है, प्रशासन को, सेंट्रल की फोर्स को एक गृह मंत्री होने के नाते मैं उनको खुली छूट देता, ताकत देता कि आप पुलिस प्रशासन के लोग, CRPF के लोग, जवान जो है, सेना के जवान हैं, आप खुद सक्षम हैं, आप खुद निर्णय लीजिए कि कैसे इस लाल आतंक को सफाई करें। जय श्री राम अमित भैया। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया, आप जाना माना चेहरा है, क्योंकि राजनीति में हम अगर कहें कि युवाओं की भागीदारी हो छत्तीसगढ़ में और संगठन में मजबूती का बात हो, तो अमित साहू एक ऐसे नाम है जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पद की आपको कोई लालसा नहीं, आज भी अमित साहू जी के पीछे युवा घूमते रहते हैं, पद में भले ही कोई और हो। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर सत्ता के लिए काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा,
मगर संगठन के लिए अगर आप काम करोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगा। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया हुआ वो कार्यकर्ता हूँ जो संगठन को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। अमित साहू कभी किसी पद के पीछे नहीं भागता। संगठन जो उपयुक्त लगता है, संगठन जिस लायक मुझे समझता है, संगठन वो जिम्मेदारी मुझे देती है और उस जिम्मेदारी को मैं कर्तव्यपूर्वक बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति तरीके से निभाता हूँ, ताकि संगठन को मेरे होने से एक अच्छा लाभ हो, क्योंकि संगठन से मैं हूँ, मुझसे संगठन नहीं। इसलिए अमित भैया, पहले तो जो है छत्तीसगढ़ जो है वो बहुल्य इलाका है साहू समाज का, ठीक है, और आप भी सशक्त चेहरा हैं, तो आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? देखिए, राजनीति में एंट्री तो मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक बन चुका था। उसके बाद मुझे कार्य करने के लिए बजरंगी बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है बजरंग दल। तो मेरे एक मित्र थे, हम उस समय स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे बजरंग दल की सदस्यता दिलवाई, मात्र 2 रुपए का एक रसीद देकर। 2 रुपये का सदस्यता मेंबरशिप आपको लेना है, ऐसा करके उन्होंने मुझे सदस्यता दिलाई। एक दिन उसने मुझे हरदेव लाला मंदिर, जो कि टिकरापारा में है, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे भाई, आपको आना है, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे बुलाया। तो अब हनुमान चालीसा जहाँ हनुमान जी, वहाँ उनका भक्त, उनका शिष्य, उनका एक बहुत बड़ा जो पुजारी है वो तो पहुँचेगा ही, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो। बोले जहाँ हनुमान जी वहाँ हम, तो हम पहुँच गए। अब वो थी बजरंग दल की बैठक। अब हमें तो मालूम नहीं था कि क्या बैठक थी। जब वहाँ पे धर्म के ऊपर जो प्रतिघात हो रहा है, धर्म आज किस आधार पर है, धर्म में आज किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, ये जब उस बैठक में बैठकर मैंने जाना तो मुझे वास्तविकता नजर आई कि वाकई में आज पूरा हिंदू समाज इस चीज़ से पीड़ित है। चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे आताताइयों के द्वारा हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को सताने का मुद्दा हो, ये मुझे सही लगा। तो फिर मेरी इच्छा हुई क्यों ना मैं ऐसा संगठन से जुड़कर काम करूं। जीवन में मुझे बजरंग दल का पहली बार टिकरापारा खंड, संगठन के भाषा में खंड कहते हैं, वो असल में वार्ड होता है। एक वार्ड का मुझे संयोजक नियुक्त किया गया। वार्ड संयोजक बना, फिर द्वितीय बार काम करते करते आगे बढ़ा, प्रखंड का संयोजक बना, फिर तृतीय बार जिले का बलोपासना प्रमुख बना, चौथी बार मैं जिले का सह संयोजक बना, रायपुर महानगर का बजरंग दल का सह संयोजक। उसके बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी आई, जो है रायपुर जिला संयोजक बजरंग दल की जिम्मेदारी तक मैंने विश्व हिंदू परिषद में बिताई। उसके बाद विधिवत में भारतीय जनता पार्टी में 2008 में मैं आया। तो इस प्रकार से 2008 में मेरी वास्तविकता संगठन में काम करने के बाद राजनीति में एंट्री मेरी 2008 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने के साथ हुई। अमित भैया, चेहरा से तो हम लोगों को देख के लग रहा है हमारी टीम में भी ना एक है प्रीतम टंडन जी उनका नाम है। तो मुझे उन्होंने कहा सर ये डॉन टाइप लग रहे हैं, तो है ना, तो ये इनका ना पक्का ना जो लीडरशिप नेतृत्व का जो शैली बहुत अच्छा है, तो युवा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें और पीछे जाएं, अमित साहू जी की राजनीति के हम पीछे जाएं, तो एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, डॉन जैसा स्वरूप, तो आप पहले से बचपन में ही कोई दोस्त भी बोला होगा यार अमित राजनीति में ही फिट बैठेगा, ऐसा कुछ हुआ क्या? अक्सर हम स्कूल टाइम पे हुआ करता था कि जब ग्रुप बैठते हैं लड़के लड़कियां, क्वाड स्कूल में पढ़ा मैं शुरू से ही, हाँ। तो वहाँ अक्सर चर्चाएं होती थी कि बोले मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा है। मैं बोला, मैं अक्सर बचपन से ही कहता था कि देखो जिसकी ईश्वर ने जैसी परिकल्पना की है, जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वो वहाँ जाएगा। चाहे कोई मान के चलो कि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई उद्योगपति बनेगा, ऐसे ऐसे कोई सरकारी नौकरी करेगा। तो मैं उस समय कहता था कि भाई देखो जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी नियति है वो वैसा ही बनेगा। तो मेरी इच्छा शुरू से ही स्कूल टाइम से ही राजनीति की थी, तो शुरू से ही मैं राजनीति के उस फील्ड में रहा। तो सब
मेरे साथी थे, दोस्त यार थे, क्लास फेलो थे, सारे के सारे मिलकर। और बचपन से डॉनगिरी वाली तो एटीट्यूड तो रहती ही थी। कोई ऐसी चाहे यादें? जिस स्कूल में रहा मैं, हाँ उस स्कूल का डॉन रहा मैं, हाँ उस स्कूल का सबसे बड़ा लीडर मैं रहा। हाँ चाहे किसी की मामले को सुलझाना हो, चाहे किसी की कोई समस्या का समाधान करना हो, चाहे किसी की तरफ से लड़ना हो, तो वहाँ हम अव्वल रहते थे। मतलब लाठी डंडे तो शुरू से ही शुरू खाने से और देने शुरू दोनों से- में शुरू तैयार से, थे आप। हाँ। क्या है, उससे कभी डर नहीं लगा। हाँ क्या है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमने किसी को मारा। हाँ कई बार हम भी मार खाएं, हाँ कई बार लोगों ने फुटबॉल बनाकर हमको खेला भी, हाँ कई बार पुलिस वालों की लाठियां बेदम पड़ी। मतलब कि शरीर में पूरे काले रोल उपक जाना, जिसको बोलते हैं, उभर के आ जाना, निशान पड़ जाना, लाल हो जाना, वैसे तक के मार भी खाए। तो देखो, अब बात रही अगर एटीट्यूड की, एटीट्यूड तो देखो कभी हम में रहा नहीं। हमारा जैसे जो स्वभाव है, भले लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या लोग प्रत्यक्ष दूर से जो देखता है उसे वो चीज़ समझ में नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है ना, उन तक आपको जरूर जाना चाहिए, उनके साथ आपको 10 मिनट बैठ के बात करना चाहिए, उनके हाव भाव को समझना चाहिए। जब तक आप स्वाद नहीं लेंगे तो खाना कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल, खाना बिल्कुल, कैसा है? बिल्कुल। भाई खाने का भी जब तक आप चखोगे नहीं, मुंह में पहला आप निवाला लोगे नहीं, तब तक आपको उस खाने का टेस्ट का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कि अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना है तो उनके साथ आपको जरूर बैठना चाहिए। तो अब सोशल मीडिया में जैसे लोग मुझे देखते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे बारे में अगर ऐसी आपकी राय है, तो भाई मैं ना मैं खलनायक हूँ ना मैं नायक हूँ, मैं एक सीधा साधा सा पॉलिटिशियन हूँ जो सेवा को एक माध्यम बनाकर काम करने का कार्य करता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धता रहती है। बजरंग दल से आप राजनीति में आए तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? जैसे नेता नहीं कहते मैं तो आया हूँ राजनीति में जन सेवा करने आया हूँ, इसे छोड़ करके कोई, मतलब आप मूल उद्देश्य बताएंगे? देखिए, मूल उद्देश्य यही था कि मैं जब बजरंग दल जैसे विश्व हिंदू परिषद का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा संगठन है आंदोलन के क्षेत्र में, आज भी आप देखते होंगे अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होते हैं, देशव्यापी जो आंदोलन होते हैं, वो कभी भाजपा के नेतृत्व में नहीं होता। अगर हिंदुत्व का आंदोलन है तो वो विश्व हिंदू परिषद के ही नेतृत्व में होता है। तो मैं उस संगठन से आया। अब उस संगठन में रहते रहते मैं ऐसा हो गया था कि एक प्रचारक सा जीवन, पूरा 24 घंटा संगठन को समय देना। उसके बाद 2008 की बात है, पिताजी का होना और पिताजी का साया जब तक रहता है तब तक एक, वो कहते हैं ना कि बिंदास रूप में वो लड़का एक लड़कपन में अपने पूरे जवानी को किसी के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए अर्पण करने वाला जो वो लड़का था। तो जब पिताजी का देहांत हुआ तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। 3 छोटे और भाई थे, हम 4 भाई हैं। वो भी सब स्कूल में ही पढ़ते थे। बहुत छोटी उम्र में, जब मेरा उम्र उस समय मात्र 16 साल का रहा हूँगा मैं, जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ। तो फिर संगठन में ऐसा मैं काम करता रहा कि पूरा समय संगठन को ही समर्पण था मेरा, समर्पित था मैं संगठन में। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, माननीय रमेश मोदी जी। उनके आदेशानुसार कि अब अमित तुम संगठन में उतना समय नहीं दे पाओगे जितना पहले देते थे, इसलिए देखो तुम्हारी विचारधारा भी राजनीति को है और मेरी विचारधारा, जैसे कि आपने कहा ना कि अन्य लोग अन्य प्रकार की बात करते, समाज सेवा, ये सेवा, वो सेवा, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य मेरा था कि चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि बनना है और जनप्रतिनिधि बनकर वास्तविक में जो आम जनमानस के लड़ने वाला जो नेता होता है, उनके अधिकारों को दिलाने वाला नेता होता है। क्योंकि देखो, आप जब तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं आओगे तब तक आपके हाथों में शक्ति नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं जो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं उन शक्तियों को वास्तविकता में सही इस्तेमाल करना और जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए करना एक बार शुरू से उद्देश्य रहा।
तो मैं राजनीति में इसलिए भी आया और बड़ों के आदेश और निर्देश के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बड़े जितने भी हमारे पदाधिकारी थे उनके दिशा निर्देश के अनुसार कि अब राजनीति करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विंग है, राजनीतिक आयाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी, अब आपको वहाँ जाना चाहिए। तो उनके दिशा निर्देश अनुसार और स्वयं की इच्छा के अनुसार मैं भारतीय जनता पार्टी में विधिवत आया और विधिवत मैंने सदस्यता ग्रहण की 2008 में भारतीय जनता पार्टी में। अमित भैया, पहले की जो बजरंग दल का दौर था वो भी एक समय था जब आप जेल यात्रा तक होकर के आए थे और मास मूवमेंट में तब्दील हो गया था ये जो जेल यात्रा थी। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा और ईश्वर ने शायद मेरे भाग्य में लिखा था, देश के सारे हिंदुत्व के आंदोलन मेरे कार्यकाल में ही मुझे मिले। चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मामला आप ले लो, चाहे राम सेतु का मामला आप ले लो, चाहे संतों के अधिकार की लड़ाई। एक लड़ाई हुई थी बड़ी राजिम कुंभ की। राजिम कुंभ में हमारे उस समय के सांसद थे रामविलास वेदांती, अयोध्या के पूर्व सांसद। उनके एक बयान पर कांग्रेसियों ने पूरे संत समागम पे संतों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। उसके विरोध में हमने सप्रेसाला मैदान में समस्त हिंदू संगठनों ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक संत समागम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामविलास वेदांती जी को बुलाया। उस सभा में भी कांग्रेसी वहाँ घुसने का प्रयास किए तो अच्छा भीषण एक लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत मारपीट भी हुई, इसमें सर फटे लोगों के, खून खराबा हुआ। एक अच्छी लड़ाई वहाँ पर हुई धर्म की रक्षा के लिए। दूसरी जो है, हिंदू बेटियों को बचाने के लिए जिहादियों के घर घुसकर लड़ाई झगड़ा, उनके मोहल्ले में घुसकर उस हिंदू बेटी को सुरक्षित वापस लाना, समझा कर वापस लाना। तीसरा जो लड़ाई हमने बड़ा लड़ा, धर्मांतरण के विरोध में। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के खिलाफ हमने कई ऐसे लड़ाई लड़ी। उनके रक्षा के लिए, उनके चक्र को तोड़ने के लिए कई बार वहाँ पर मारपीट हुआ। तो ऐसे कई आंदोलन को करने के लिए कभी चक्का जाम करना पड़ता था, कभी घुस के मारपीट करनी पड़ती थी। तो सब चीज़ हमने धर्म की रक्षा के लिए किया और धर्म की रक्षा करने के लिए जेल यात्रा तो ईश्वर ने खुद लिखा ही था। तो ऐसे में कई बार हमको जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए पहली बार हमको जेल में डाल दिया गया। कई दिनों की यात्रा के बाद हम जेल से बाहर आए। फिर कई ऐसे जिहादियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपराध दर्ज हुए हम पर, उस मामले के लेकर जेल में हमको जाना पड़ा। और ऐसे कई मामले थे जिनको लेकर मैंने जेल की अनेक यात्राएं की। ये अमित साहू ऐसे ही अमित साहू नहीं बना, इसने हर यातनाएं झेली, हर परेशानियों से लड़ा, हर चीज़ को इसने अंतर्मन से स्वीकार किया और उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ता गया कि लोग, इंसान जो है अपने इंसानी जीवन में कई ऐसे चीज़ों से बचना चाहता है। कभी वो गलती से फंसता है तो बड़ा बुरा फंसता है। मेरा ये मानना रहता है कि इंसान को अपने इस जीवन में हर उस चीज़ से होकर उसको गुजरना चाहिए जिससे वो भविष्य में उनको तकलीफ़ हो। तो मेरा सोचना यही था कि अब आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो जेल जाना तो था ही। तो कई बार ऐसे जेल की यात्राएं की, कभी 8 दिन के लिए, कभी 14 दिन के लिए, कभी मतलब महीनों के लिए, मतलब ऐसा जेल यात्राएं हमने की। कई हमारा समय जो है कोर्ट कचहरियों के चक्कर में, पेशी के चक्करलस में हमारा समय वो व्यतीत होता था। आखिरी बार मैं जेल ना तब मैं गया था कि जब राम मंदिर का, प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए हमने भी अनेक आंदोलन किए और हमारा संकल्प भी था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, सीने में गोली खाई है, भगवा ध्वज लहराएंगे। इसी बातों को लेकर हमेशा कांग्रेसी चुटकी लेते रहते थे और हमारा संकल्प तो संकल्प ही था, अटल जी का संकल्प था। और आज मोदी जी ने संकल्प भी पूरा किया। तो जब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था राम मंदिर को लेकर, राम जन्मभूमि के उस विवादित ढांचे को लेकर, हमने तो कभी उसको मस्जिद कहा ही नहीं, ढांचा था वो, ये मस्जिद कहते थे। हमारे शौर्यवीरों ने, हमारे हिंदू वीरों ने उस कलंक को ढाया था जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पे। तो उसका जब फैसला आने वाला था हाई कोर्ट का, उस समय पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में घर पहुंचकर मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ साथ दूसरे दिन मुझे जेल भेजा। ये बात 2010 की है। तो राम मंदिर के लिए मैं आखिरी बार जो है जेल गया
और उसके पहले कई आंदोलन को लेकर कई ऐसे केसेस थे जिसमें जेल जाना ही पड़ता था, वैसे लेकर जेल की यात्राएं भी बहुत की। तो अमित साहू उस जेल की यात्राओं को भी पार करके आज जो है वो है। हम आपकी राजनीति पे और भी गहरा जाएंगे, लेकिन आपने जब बात कही, हमने भी देखा आपको स्क्रीन पे कई बार देखा, अमित साहू सशक्त रूप में जुझारू नेता के तौर पे ज़मीनी तौर में लड़े, उसके बाद कहाँ कसक रह गई या कहाँ साजिश का आप अंग बन गए कि आज साहू समाज में आपका चेहरा बुलंद है, फिर भी उसके बाद अमित साहू पीछे रह गए, क्यों? देखिए, मैं नहीं मानता कि मैं पीछे रह गया। नहीं, मैं अगर बात करूं विधायक टिकट की, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं नहीं मानता इसको पीछे रह गया मैं। आज आप मानोगे नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे उम्र का अंदाजा लगाइए। बहुत इजी है, मेरा काम ही यही है, मैं लोगों का उम्र का अंदाजा लगाता हूँ। 41। 41? हाँ, यू आर रॉन्ग। कितना है? आई वॉज जस्ट 35, ओनली 35। अभी आप 35 के हैं? यस, अभी मैं 35 का हूँ। और आप मानोगे, आज इस उम्र में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मंत्री हूं। तो मैं कैसे और भी आप युवा, देखिए मैं तो वही कहूंगा ना, आप इतना लड़े हैं, आपने इतना डंडा खाया है, जमीन में आप लड़े हैं, आप सबसे युवा विधायक हो सकते थे। नहीं, आज नहीं तो कल मुझे अवसर मिलेगा। और आप मान के चलो, आप इस चीज का भी भरोसा रखिए कि कल की पूरी राजनीति और कल का पूरा सत्ता जो है आज के जो हम युवा पीढ़ी है वो संभालेंगे। देखो, हमारे यहाँ पार्टी में हर चीज़ एक समय पर निर्धारित होता है, वरना मैं सबसे कम उम्र का भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग का अध्यक्ष नहीं बन पाता। मैं सिर्फ 29 साल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। शायद मेरी उम्र में इस छत्तीसगढ़ की भूमि में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इतने कम उम्र में प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना। 32 साल की उम्र में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना। और आपने भी देखा होगा मेरा डिबेट हर चैनल पे, चाहे छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख चैनल हो, क्षेत्रीय चैनल हो, यहाँ तक कि आज तक, और आप एबीपी न्यूज़, यहाँ तक कि मैं इन चैनलों के डिबेट पे भी बैठ चुका हूँ। अब 32 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनना, तो मैं नहीं मानता कि मैं पीछे रह गया उसमें। अब उसके बाद आज मैं 35 वर्ष का हूँ। आज माननीय किरण देव सिंह जी के टीम में मैं सबसे कम उम्र का बड़ा पदाधिकारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के मंत्री के रूप में आज यहाँ पर हूँ। तो ये सिर्फ 35 साल में। और आपके साथ सारे लोगों ने मेरा संघर्ष देखा ज़मीन पर। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश भर में सारे आंदोलन को करना, जिला में जाकर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ना, चाहे वो पीएससी का मुद्दा हो, चाहे व्यापम का घोटाला हो, ये सारे जो भूपेश बघेल के और पूरे कांग्रेस पार्टी के कारनामों को ज़मीन पर लाके सड़क की लड़ाई लड़ना अगर किसी ने किया तो मैंने किया है। आज उसी का प्रतिफल है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं संगठन को दे रहा हूं। पूरे प्रदेश भर भ्रमण करने का कार्य मैं संगठन को कर रहा हूं। आज इस उम्र में मैं अपनी सेवाएं पार्टी को दे रहा हूं, तो वो निश्चित है कि मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी वो हर एक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। वरना आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, एक गाय वाला आज मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो वैसा ये बजरंगी भी एक दिन जरूर यहाँ के शिखर पे आएगा। क्या बात है, मतलब मुझे मजबूर किया आपकी परिपक्वता ने, इसलिए मैंने उम्र जो है 40-41 के पास आका, क्योंकि शब्द ऐसे हैं कि जरूर कोई भी इधर उधर हो सकता है। लोग ना आश्चर्यचकित होते हैं कि अंदाजा नहीं लगा पाता मेरा उम्र का, मगर वास्तविकता मेरी उम्र उतनी है। और मैं शुरू से बाल्यकाल से, सोचो स्कूल के समय से मैं राजनीति में हूँ, इसलिए आज ये जो परिपक्वता की भाषा है ना वो मैं कह पा रहा हूँ। और मेरी एक आदत है कि संगठन का कोई भी मेरा व्यक्ति हो, वो चाहे मेरे से उम्र में भी कम हो, चाहे मेरे से उम्र में बड़ा हो, मैं ज्ञान की चोरी करने वाला एक चोर हूँ।
क्योंकि वो ज्ञान मेरे ही काम आने वाले हैं। मुझे कोई अच्छा बात बताता है, ज़रूर मैं उसे चुरा लेता हूँ उससे। मेरे को अगर किसी के अंदर अच्छाई दिखती है, उसको मैं अपने अंदर चुरा के रख लेता हूँ, ताकि वो मेरे काम आएंगे, भविष्य मेरे काम आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 20 दिन बाद, 20 दिन नहीं तो 2 साल बाद तो मेरे काम आएंगे। इसलिए मैं हर एक चीज़ के ज्ञान को अर्जित करने में अपना समय लगाता हूँ। 2008 में जब आप बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किया आपने, तो उस समय कोई ऐसा रोल मॉडल कोई राजनीति में रहा होगा? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सदैव अटल जी को मैंने माना है। सदैव अटल जी की मैंने हर एक चीज़ देखी। आज भी किताबें पढ़ता हूँ तो वो अटल जी के किताबें पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चाहे गुरु जी हो, चाहे गोलवलकर जी हो, हेडगेवार जी हो, उनकी किताबें पढ़ते रहता। उन्होंने जो आचरण, उन्होंने जो जीवन जीना सिखाया, और मैं खुद संघ की शाखाओं में जाकर और बजरंग दल के वर्ग में, प्रशिक्षण वर्गों में जाकर हर उस चीज़ को मैंने ग्रहण किया जो एक जीवन जीने की, एक राजनीति करने की, एक बचाव करने की कला, एक बौद्धिक क्षमता की कला, ये सब चीज़ मैंने सीखा है। और बड़े लोगों की जीवनी पढ़कर, उनके आचरण को पढ़कर, तो मैंने सदैव अटल जी को पढ़ा। मैंने हर एक उनके पहलुओं को पढ़ा और हर एक उनके व्यक्तित्व को पढ़ा, राजनीति के हर उस पार्ट को पढ़ा। मगर अगर उनकी आज वास्तविकता में चलती फिरती छवि अगर मुझे देखने को मिलती है, मैं तो कभी अटल जी से कभी मिला नहीं, मगर मेरे सदैव आदर्श वो रहे हैं। आज भी आदर्श है और कल भी वही आदर्श रहेंगे। तो मुझे वास्तविक जीवन में उनके जैसा एक व्यक्तित्व मिला जिनको आज मैं आदर्श मान कर चलता हूँ, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज नरेंद्र मोदी जी को भी बनाया अगर किसी ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने है। तो उनके अधूरे सपने को पूरा करना, उनके चरित्र को आज तक जीवन रखना, उनके वो सोच को आगे लेकर जाना और माँ भारती को परम शिखर वैभव तक पहुंचाना, यह काम अगर वास्तविक में आज के समय में अगर कोई कर रहा है वो तो नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए उनकी भी जीवनी को मैं पढ़ता हूँ, उनके हर एक चीज़ को मैं देखता हूँ, समझता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि उनके जैसा मैं भी बनूँ, उनके जैसा ही सेवा करूँ। मेरा एक सोच है ये कि वैसा ही मुझे भी राजनीति में जब मैं आया तो मेरे ये दोनों रोल मॉडल हैं और इनके जैसा ही मुझे आचरण बनाकर रखना है और कार्य को करना है। और आगे भारतीय जनता पार्टी एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, ये जनता के बीच जो है सामंजस्य बनाना भी है और विश्वास बनाना भी, ये उद्देश्य है मेरा। आप तो जो ज़मीन में लड़ करके दमखम से ऊपर आए, संघर्ष आपने किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग करके भी कई पार्टियों में लोग आ जाते हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर बजरंग दल में अमित साहू नहीं होते तो कांग्रेस को भी चुन सकते थे? और अगर चुन सकते थे तो क्यों, और नहीं चुना तो क्यों? हम उस परिवार से आते हैं जिसका पूरा परिवार संघ के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए जीने वाला परिवार था। स्वर्गीय बलदाऊ राम साहू जी, मेरे दादाजी, उन्होंने मुझे धर्म की रक्षा सिखाई। धर्म का ज्ञान मुझे मेरे बड़े पिताजी से मिला, स्वर्गीय विनोद साहू जी उनका नाम था। समाज को संगठित रखने का काम, लोगों को संगठित करने का काम और धर्म की रक्षा का काम मुझे मेरे पिताजी से मिला, उनका नाम स्वर्गीय पवन साहू जी। तो हमारा जब पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए काम करने वाला परिवार है, सदैव हिंदुत्व को समझने वाला परिवार है, तो ये अमित साहू कैसे कांग्रेस में चले जाएगा? कांग्रेस की विचारधारा और हमारे परिवार की विचारधारा में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस हमेशा जिहादियों के लिए सोचती है, कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण कराने वालों के पक्षों में खड़े रहती है। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई खड़े रहता है, धर्म की रक्षा के लिए कोई सदैव अटल बनकर खड़े रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कांग्रेस में जाने का। अगर राजनीति में ये अमित साहू नहीं आया रहता तो आज संघ का एक स्वयंसेवक बनकर काम करते ही रहता, हिंदुत्व की रक्षा करते ही रहता। और आज भी भारतीय जनता पार्टी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा का काम कर रहा है, हिंदुत्व के लिए जी रहा है। और हिंदुत्व का भगवा ध्वज सदैव बुलंद पर रहे, सदैव शिखर पर रहे, इस ओर इंगित होकर, इस ओर लक्ष्य बनाकर वो काम कर रहा है। तो कांग्रेस में जाने का सवाल ही पैदा नहीं। और एक बात और कह दूं, हम लोग वो स्वयंसेवक हैं, वो संघी भाजपाई जिनको कहते हैं कांग्रेसी, हम हैं वो संघी भाजपाई
जिनका गर्दन भी कट जाए तो भी कभी कांग्रेस की तरफ ही जाएगा नहीं। ये है अमित साहू। हमने सीरियस अमित साहू को देख लिया, लेकिन जब हम आपका इंस्टाग्राम में आईडी स्क्रॉल कर रहे थे तो रंगीन मिजाज भी आप दिखे, भाभी के साथ रील बनाते हुए अमित साहू दिखते हैं और बड़ा ही प्यारा रील है। तो ये वक्त कब मिलता है आपको? जब मैं राजनीतिक कार्यों से अपनी जिम्मेदारी निभाकर जब मैं फ्री होता हूँ तो अक्सर समय मैं अपने परिवार को देता हूँ, परिवार के साथ घूमना। क्योंकि देखो, परिवार एक ऐसा चीज़ है जो हमारे समय के लिए तरसता है। हम राजनीति में ऐसे लोग हैं कि अपना समय सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में ही हमारी व्यस्तताएं रहती हैं। संगठन के हर उस कार्य को करने के लिए हम अपने अपने समय में व्यस्त रहते हैं। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दिन भर में कभी परिवार से बात भी नहीं हो पाती। और मेरा परिवार बड़ा सुंदर परिवार है। मेरी पत्नी अपेक्षा, मेरे दोनों बेटे शौर्य, अक्षत, तो इनको मैं ऐसे समय में समय नहीं दे पाता। इसलिए सबसे परे हटकर मैं परिवार के साथ कहीं घूमने निकल जाता हूँ। रोमांटिक मौसम में एक रोमांटिक मौसम हो। हाँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सब प्रकार का जीवन जीता है। अगर राजनीति में है तो ऐसा नहीं है कि एक रूढ़ व्यवहार हो, एक सिद्धांतवादी व्यवहार हो, ऐसा नहीं है। मैं हर उस जीवन को जीता हूँ। चाहे मेरा एक व्यवहार है, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाऊंगा। हाँ, वो कहते हैं ना, जो अपने परिवार को खुश नहीं रख पाया वो समाज को और क्या दूसरों को रखेगा, क्या खुश कैसे रखेगा। तो अब बड़ों के साथ बड़ा बन जाता हूँ, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाता हूँ। तो वैसे जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ तो सिर्फ परिवार का होता हूँ। इसलिए हर जो मेरी परिवार की इच्छाएं होती है, हर जो मेरी परिवार की इच्छा होती है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपना समय देता हूँ। चाहे वो, अब हम वैसे भी लोग हैं कि हम गीतों को सुनते हैं, संगीतों का आनंद लेते हैं और संघ की भी सारी जो गीत हैं उनका भी पाठन करते हैं। संगठन के भी जितने गीत हैं उनका पाठन करते हैं। हमारे संगठन में गीत है। अक्सर हम बैठक में जब बैठते हैं, जब समय रहता है तो उस गीत को गाते हैं साफ सामूहिक रूप से कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो। उसकी दूसरी पंक्ति है कि युग के साथ मिलकर तुम कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। ये सीधा उस ओर इंगित करता है कि आपको युग के साथ जीना पड़ेगा। कि वर्तमान में जो चल रहा है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो ट्रेंडिंग। आप अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो ये चीज़ भी हमारा संगठन, हमारा संघ यही सीखा है। तो आज के ट्रेंड के हिसाब से मैं अपने परिवार के साथ एक खुशनुमा पल, एक रोमांटिक पल, एक हर वो लम्हा जीता हूँ जो जीवन भर यादगार बन जाए। तो इसलिए वर्तमान में जो संगीत चलते रहते हैं उसमें रील्स बनाना, उनके साथ घूमना, क्योंकि देखो परिवार की खुशियाँ ही इसी में हैं। और मैं एक नेता के रूप में, मेरी आईडी में सिर्फ नेता वाला ही रूप ना दिखे, मैं गाना भी गाता हूँ। रील्स के माध्यम से आपने देखा होगा कि मैं एक हीरो की तरह शूट भी अच्छा करवा लेता हूँ। मैंने देखा है और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के बहुत लोगों ने आपको देखा है और आपको फॉलो भी करते हैं। और आप बोल के फंस भी गए हैं, द पीएस अनफिल्टर्ड शो में एक गाना गाएंगे अमित साहू जी। क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बहुत अच्छा गाना गाया, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा, पल पल शायद था, किरण देव जी ने बहुत अच्छा गाना गाया था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का गाना भी जोरदार था। हाँ, तो आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, 2 लाइन मौसम के हिसाब से गाते हैं। हाँ बिल्कुल। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन।
क्या बात है, विपक्ष की बजाने वाले अमित साहू गा भी लेते हैं। दैट्स ऑल। क्या है, हम गाना भी जानते हैं और विपक्षी बजाना भी जानते हैं। चलिए, ये तो व्यक्तिगत लाइफ की बात हुई। हम एंट्री मारते हैं BJYM में, जिसको आपने छोड़ा और अब हम पकड़ रहे हैं। BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा में अमित साहू जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसा कौन सा कारण होता है कि इतनी फैन फॉलोइंग, सब कुछ बहुत अच्छा, उसके बाद 1.5 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ संगठन में अनेक आयाम हैं और राजनीति का मूल तो मकसद को पूरा करना होता है, हर पहलुओं को पूरा करना होता है। जब आज वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तब मैं उनके साथ उनके टीम का सबसे बड़ा सिपाही बना, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। मैं और माननीय विष्णुदेव साय जी ने अनेक आयामों में काम किए, विपक्ष के हर उस मुद्दों को निकाल कर ज़मीन पर, सड़क पर लड़ने का काम किया। और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मैंने हर वो काम किया जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास आम जनमानस छत्तीसगढ़ का पार्टी के प्रति हमने मिलकर बढ़ाया, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। अब उनके जो पूरी टीम थी उसके सबसे प्रमुख चेहरे थे। हमने उनके नेतृत्व में अनेकों आंदोलन किए। उसके बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो केंद्र के नेतृत्व ने नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, माननीय अरुण साहू जी को। उनके साथ भी मैंने युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया। सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का 20 साल बाद का बड़ा आंदोलन, क्योंकि मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं 20 साल पहले, 20 साल बाद का बड़ा आंदोलन। इसलिए मैं नहीं, पूरे पार्टी के हर लोग इसलिए कहते थे कि सीएम हाउस का घेराव किया था। हाँ, सीएम हाउस, मुख्यमंत्री निवास का घेराव हमने किया था। उस समय भी जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश मुणत जी हुआ करते थे, 2002 में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था। प्रदेश में अजीत जोगी की सरकार थी, वो जब मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था, जिसमें आपको याद होगा कि नंद कुमार साय जी के दोनों पैर टूट गए थे। शिवराज सिंह चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी बेदम लाठी पड़ी थी। प्रहलाद भाई पटेल राष्ट्रीय महामंत्री थे युवा मोर्चा के, उनको भी भयंकर लाठी पड़ी। मतलब अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लहूलुहान होते तक के पीटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का विश्वास भाजपा के प्रति आया और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब हमने परिकल्पना की थी कि वैसा ही और उससे बड़ा आंदोलन हम करके दिखाएंगे, मैंने पूरे प्रदेश भर में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के हर एक जिले में जाकर आंदोलन किया, हर एक संभाग स्तरीय आंदोलन हमने किया। और 20 साल बाद का आंदोलन हमने 24 अगस्त 2022 को हमने उस आंदोलन किया था, और उस आंदोलन की नींव ने ही बता दिया था कि 2023 में हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वो आंदोलन इतना वृहद था, पूरा रायपुर शहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भरा था। चारों ओर देखो तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक जलजला, एक सैलाब उमड़ पड़ा था। उस समय भूपेश बघेल की सरकार इतनी डर चुकी थी कि भारत के इतिहास में अगर आंदोलन को रोकने के लिए हम वो कार्यकर्ता थे जो बांस बल्ली बैरिकेटिंग को तोड़कर उस आंदोलन को चीर देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने, प्रशासन ने और भूपेश बघेल की शासन ने उपयोग किया था कि टीन की चादरें लगाना। हमारे कार्यकर्ता इतने ताकतवर थे, उस टीन की चादरों को भी फाड़ देते थे। तो जब इनके पास रिपोर्ट गई होगी LIB की रिपोर्ट जब गई होगी सरकार के पास, तो उनको लगा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता राजधानी कूच कर रहे हैं। तो ये इतने भयभीत हो गए कि भारत के इतिहास में पहली बार आंदोलन को रोकने के लिए कंटेनर का प्रयोग किया गया। शिप वाला जो कंटेनर आता है, आप देखना रेलवे उसमें मालगाड़ी में भी जो जाके कंटेनर, क्योंकि कंटेनर तो हम हटा नहीं सकते थे, इतने अब कोई बाहुबली तो थे नहीं। इतना बाहुबली थे कि टीन के चादर और बांस बल्ली जो बैरिकेटिंग पुलिस करती थी उसको उखाड़ के फेंक देने का साहस हम सभी कार्यकर्ताओं में था। उस आंदोलन के बाद माननीय अरुण साहू जी की, जो वर्तमान में आज उप मुख्यमंत्री है, उनकी टीम बननी थी। अब चूंकि मैं भी साहू समाज से आता हूँ, वो भी साहू समाज से थे, तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख अगर विंग का जो होता है वो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी।
तब ऐसा हुआ था कि 9 अगस्त को माननीय विष्णुदेव साय जी के जगह माननीय अरुण साहू जी को नियुक्त किया गया था। तो उस समय एक मामला चलता था कि बोले विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा देना ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाती है, ऐसा कांग्रेसी कहते थे। अब उन कांग्रेसियों के हिसाब से हमारा संगठन तो नहीं चलने वाला। हमारा संगठन हमारे हिसाब से चलेगा, हमारे जो संगठन के बड़े जो निर्णय लेंगे उसके हिसाब से चलेगा वो। तो ऐसा बड़ा एक मुद्दा प्रदेश भर में बनाया कि आदिवासी का हटा दिया गया, आदिवासी का अपमान हुआ। अब वो कांग्रेसी ये भूल गए थे कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति अगर किसी ने बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने। तब ऐसा मामला आया कि भाई अब इतना जो मामला हो रहा है, विष्णुदेव साय जी को 9 अगस्त के दिन ही हटाया गया था, तो संगठन ने निर्णय लिया कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है एक आदिवासी समाज को दिया जाए। तो ऐसे में संगठन ने उनसे बात किया कि बोले कि ऐसा हमने सोचा है, टीम अब नई बनेगी क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो स्वाभाविक है, नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी पूरी टीम नहीं बनती है। व्यक्ति वही होता है कि थोड़ा सा अप डाउन होता है पोस्ट। तो ऐसे में जब अरुण साहू जी की नई टीम बनी तो मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष से प्रमोट करके भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया। जहां मुझे कई सालों बाद होना था वहां मुझे कई साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने लाके बिठा दिया। तो सवाल ये नहीं कि हटाया, सवाल दूसरा ये है कि प्रमोट करके ऊपर मुझे बनाया। जो हमारे संगठन में एक और बात चलती है, जो आज का युवा मोर्चा वो कल का भाजपा होगा, उसका ताजा उदाहरण मैं हूं कि कल का जो युवा मोर्चा था आज का भाजपा हूं मैं। तो सारा मामला ऐसा था कि लोग अब किस नज़रिए से देखते हैं वो उनकी थिंकिंग होगी, उनकी पर्सनल वो होगी, मगर संगठन जानता है और मैं जानता हूँ क्या है। आपने राज तो खोला। उसके बाद से भी अगर बीजेवाईएम को देखा जाए, आपके हटने के बाद से अगर अपन देखें, रवि भगत का आना, हाँ, उसके बाद डीएमएफ घोटाले को लेकर के उनका बोलना, ओपी चौधरी जी से भिड़ना। अच्छा, रवि भगत जी का आना भी बड़ा विचित्र, क्योंकि रवि भगत, अभी जो हाल में राहुल टिकरिया, ये तो युवा मोर्चा से इन्होंने काम ही नहीं किया। तो क्या युवा मोर्चा के जो आपके जुझारू जो कार्यकर्ता है वे सिर्फ डंडे खाने के लिए हैं, और अब बाहर से जो पैराशूट लेकर के आएंगे उनको बीजेवाईएम का गद्दी दे दिया जाएगा? ये ट्रेंड क्यों बना रही है भाजपा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप में योग्य कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी आयाम में काम किए हो ना किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल और फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विंग में काम करे। चाहे हमारे यहाँ देखो मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ऐसे तमाम मोर्चा हैं। इस मोर्चे, किसी भी मोर्चे में प्रकोष्ठ हैं, हमारे यहाँ अनेक प्रकोष्ठ हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ी बात होती है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को समय समय में एक एक अलग अलग जिम्मेदारी देती है। वैसे हमारे रवि भाई आए और वो ट्राइबल समाज से आते थे। पार्टी ने निर्णय भी लिया था कि एक महत्वपूर्ण पद जो है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है, ट्राइबल समाज को हमको देना ही है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो समाज हमारे अंतर्गत आते हैं, चारों वर्ग में, चारों कैटेगरी में, उसमें हमको देना है। तो रवि भगत जी को उन्होंने युवा मोर्चा का पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया और मुझे प्रवक्ता बनाया। अब आज रवि भाई के बाद अपने छोटे भाई राहुल टिकरिया जी को बनाया गया। वो भी एक बड़े जुझारू नेता हैं, एक अच्छा काम करने वाला, लगातार सदैव लोगों का अधिकार के लिए लड़ने वाला नेता है। और वैसे ही आज देखो, रवि भगत जी भी अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि उनके मांग रखने का जगह गलत है। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी सारी बात संगठन के पास हमको रखना है, हमको सार्वजनिक रूप में नहीं रखना है। हम और हमसे संगठन नहीं है, हम संगठन से हैं। ये सदैव एक एक कार्यकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा। अगर कोई किसी को लगता है कि संगठन मेरे बिना नहीं चलेगा या संगठन मेरे हटने से हट जाएगा, ऐसा सोचना मूर्खता है उस कार्यकर्ता के लिए। तो हमको हर एक बातें
संगठन के प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ेगा। संगठन, हमारे मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और एक अभिभावक है हमारे यहाँ संगठन महामंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे, अगर किसी को प्राण का दर्जा, किसी को अगर प्राण का दर्जा दिया जाता है वो संगठन महामंत्री होता है। हम हर पीड़ा संगठन महामंत्री जी के पास रखते हैं, और वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संगठन के हर एक कार्यकर्ताओं को समझते हैं, हर एक कार्यकर्ताओं को जानते हैं। तो ये एक सही माध्यम होता है अपनी बातों को रखने का, ना कि सोशल मीडिया। उसके बाद राहुल टिकरिया पे आ जाते हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने नेताओं पर आक्षेप लगने पर भी उनको हटा दिया। अच्छा, हम कांग्रेस की तरफ जाएं तो कांग्रेस के NSUI जो विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान, उनकी भी ऐसी बात आई थी कि भिलाई की किसी लड़की के साथ चैट को लेकर के उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। अभी हाल में जो मुद्दा है जो सुर्खियों में है, BJYM के नए अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के राहुल टिकरिया, जो कि बेमेतरा से है, उनके चाचे के साथ उनका अवैध संबंध। उसके बाद एक युवती आती है, वो भी कहती है कि मेरे साथ शोषण किया। समाज के जो सचिव है वो आकर के कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। उसके बावजूद डिफेंड कर रही है भाजपा। ऐसी क्या मजबूरी है? देखो, डिफेंड करने का सवाल आज यहाँ पर इसलिए है, ये आपने मुद्दा देखा होगा कि कई वर्षों पुराना मुद्दा है। अगर उनके हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो उस समय क्यों नहीं किया इस मुद्दे को? आज वो राहुल टिकरिया भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया तो ये कहाँ से उठ के आए? इतने दिन तक सोए थे। तो ये मान के चलो, सोची समझी एक रणनीति है विपक्ष की, सोची समझी एक साजिश है कि एक गांव का लड़का, पिछड़ा वर्ग से आने वाला लड़का, पिछड़ा परिवार से आने वाला लड़का आज एक महत्वपूर्ण पद पे पहुंच गया, तो विपक्ष का घेरने का तरीका, और वो जो लोग तथाकथित जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो इतने दिन तक कहाँ थे? उन्होंने इससे पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? आज युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने के बाद हाईलाइट हो गए राहुल, तो उसके बाद मुद्दा आना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति से परे है ये चीज़। और देखो, भारतीय जनता पार्टी सही और निर्णय और गलत का निर्णय करने में सक्षम है। अगर ये वास्तविकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी जरूर निर्णय लेगा। ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने एक सिपाही का बचाव कर रही है। अगर हमारा सिपाही गलत पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी जरूर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि BJYM के अंदर ही ऐसी फूट पड़ चुकी है राहुल टिकरिया के आने से? क्योंकि युवा मोर्चा के वो है नहीं, जाहिर सी बात है कि सभी आक्रोश भी होंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ला के थोप देना जो कि उन्होंने विंग में काम ही नहीं किया और उसके पीठ पीछे जो है इतनी सारी कहानियां हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि उसी के शिकार हो रहे हैं राहुल टिकरिया और अभी तक के उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना? तो ये तो बहुत सारी चीज़ें एक हो रही है और कांग्रेस भी इसको मुद्दा नहीं बना पा रही है अच्छे तरह से, वो भी नहीं बुना पा रही है। देखिए, कांग्रेस को वर्तमान के समय में कोई मुद्दे नहीं है, और दूसरी ओर जब एक एक कांग्रेसी अपने शकल को, अपने चेहरे को जब अपने घर के आईने में खड़े होकर देखते हैं ना, उनमें उस आईने में उनका चेहरा ही काला नजर आता है, तो वो कैसे आरोप लगाएंगे? खुद के जब हाथ इतने काले कारनामों को करने के लिए, इतने अनैतिक कामों को करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाने के बाद उन कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचता। इस मुद्दे को भी उठाया उसने, कांग्रेस ने। आज वो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। क्यों? क्योंकि ये बेवजह की राजनीति नहीं कर सकते। तो सवाल यही है कि अगर राजनीति से परे है मामला तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, और अगर हमारा सिपाही, हमारा कार्यकर्ता अगर साफ है तो जो उनके खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। बड़ी बात इसलिए भी है ना कि उन्होंने एक IBC 24 के प्लेटफॉर्म पे कहा कि मामला तब बनता है जब किसी महिला द्वारा आरोप लगाया जाता है। तब तक सिर्फ उनके चाचा ने ही आरोप लगाया था। उसके बाद एक 19 वर्षीय युवती आकर के कहती है, चिल्ला कर कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर उस पहलू को समझने में लगी हुई है कि क्या सही और क्या गलत है।
एक एक निर्णय नहीं होते। जैसे कि आपने कांग्रेस के बारे में बताया, वो आरोप सिद्ध हो चुके थे, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए उनको बाहर निकालना पड़ा। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक तो हर एक कार्यकर्ता उनके पक्ष में खड़े रहेगा ही, क्योंकि आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना आसान नहीं है। अगर वास्तविकता होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मतलब अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो राहुल टिकरिया को निकाला जा सकता है। देखिए, वो संगठन का निर्णय है, संगठन जो चाहेगी वैसा होगा। हमारे यहाँ किसी पर्सनल व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, जिसको हम संगठन कहते हैं। संगठन जो निर्णय लेता है, सहृदय अक्षर सा उस निर्णय का एक एक कार्यकर्ता पालन करता है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि थोप दिया गया, ले आया गया, पैराशूट लैंडिंग, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ हमारे संगठन ने अगर किसी चीज़ का निर्णय ले दिया तो हम सभी कार्यकर्ता उसे साक्षर, जिस अक्षर में संगठन ने लिख के कहा है, बता के कहा है, उसको हम पालन करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अब राजनीति की बातें इतनी हो रही है, बीजेवाईएम की भी बात की अपने, तो अब लेवल दर लेवल अपन ऊपर आता है। सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, देखो, सरकार आज जो हमारी सरकार है, जो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल थे, आपने देखा होगा क्या किया इन्होंने। वर्तमान में केंद्र में हमारी सरकार है तो हम दमदारी से खड़े हैं, क्योंकि हमको अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, किसी चीज़ के लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो केंद्र में हमारी सरकार है। और मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ को, जिस छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह जी ने दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया था, उभरता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया था, पूरे भारत में एक अलग पहचान छत्तीसगढ़ की बनाई थी, उस छत्तीसगढ़ को 2018 से 2023 तक कांग्रेस ने डूबता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया, अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया, नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया। और छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने को खाली करने का काम अगर किसी ने किया, अन्य प्रदेश को पोषने का काम किया, पालने का काम किया, तो इस छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेसी खाली करके गए। अब हमारी सरकार आई, अनेक वादों को लेकर आई, और हमारी सरकार जिन वादों को की है उसे डेफिनेटली पूरा करते हम आ रहे हैं। अभी तक आपने कई ऐसे वादे देखे होंगे जिसको पूरा किया हमने छत्तीसगढ़ के, क्योंकि महतारी वंदन योजना हमारी जो एक योजना है, पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में, अगर हम भारतवासी हैं जो अपनी धरती को धरती माता कहते हैं, अपने देश को भारत माता कहते हैं, और एक लौता प्रदेश है जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी। कोई भी प्रदेश आपको नहीं दिखेगा कि अपने प्रदेश को माँ के नाम से कोई पुकार रहा है, एक लौता हमारा प्रदेश है। इसलिए हमारे यहाँ महतारियों का वंदन हम करने वाले हैं। दूसरा, आप देखोगे कि हम हिंदुओं के जो सबसे प्रमुख देवता हैं, आराध्य देव, जिनको हम सब मानते हैं, प्रभु श्री राम जी, उनका ननिहाल छत्तीसगढ़, माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़। तो इसलिए सारे माताओं का वंदन करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उस योजना को पूरा करने के लिए आई सरकार में, उस योजना को पूरा की। आज हर महीने उन माताओं के खातों में जब 1000 रुपया जाता है तो उन माताओं के चेहरे की खुशियाँ एक अलग दिखती है। चलो, सरकार से हमको, आज भाजपा सरकार आई, हमको कुछ तो लाभ मिल रहा है, और नहीं तो साल का 12,000 रुपये तो हमारे खाते में आ रहा है। आपने बात तो सही कही, लेकिन आपने कहा कि शराब को लेकर के, अपराध को लेकर के, तो पहले अपन बात करते हैं शराब को। आपने बात कही महतारी वंदन का 1000 रुपये, 12,000 रुपये सालाना, तो वे महिलाओं का जो रौद्र रूप है वो भी बहुत वायरल हुआ कई ऐसे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, कि जितना उनको 1000 रुपये महीना मिल रहा है उसका 10 गुना ज़्यादा सरकार जो है शराब भट्टी खोल करके ले रही है। देखिए, शराब भट्टी खोल करके लेने वाली बात नहीं, हमारी सरकार, देखो डॉक्टर साहब की भी सरकार थी, डॉक्टर साहब ने भी योजना बनाया था कि धीरे 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 शराब की दुकानों को कम करने का। हमने कोई प्रचार नहीं किया हम शराब दुकान बंद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कांग्रेस और हमें इसीलिए फर्क है, कांग्रेस शराबबंदी का वादा लेकर आई प्रदेश में, गंगा जल को लेकर हाथ में कसम खा के वो आई, शराबबंदी हम करेंगे।
मगर वो वादा उनका झूठा निकला, नहीं कर पाई, उल्टा शराब को बढ़ावा दिया तो गया। आपको करना चाहिए था, आप तो और 67 नंबर ऑफ शराब दुकान बढ़ा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, देखो वो जो है बंद भी कितना किया उसका भी आंकड़ा आप बताइए। दूसरी ओर हमारी सरकार, देखो शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करने में हमारी सरकार लगी है। ये तो इतनी दुकानें खुलवाएं, महिलाओं के लिए अलग से पिंक दुकान इन्होंने खुलवाया कांग्रेस ने। तो हम अब वो जो महिलाएं हैं, एक तो एक बड़ा कारण है कि ये शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे उनके घर में कलेश होता है, उनके परिवार में कलेश होता है। तो एक बड़ी चीज़ है, इसलिए वो महिलाएं हाहाकार मचा रही। मगर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि लोग जो है एक दायरे में आए, एक सीमित मात्रा में वो शराब का सेवन करें। तो हम न कभी वादा हमने किया है कि हम शराबबंदी करेंगे, ना हमने शराब को बढ़ावा देने का ऐसा कोई काम किया है। हमारी सरकार शराब को लिमिटेशन करने का काम कर रही है और इस ओर हम अग्रसर भी हैं। चाकूबाजी की घटनाएं जो है रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है। स्पेशली हम बात करें रायपुर ज़िले की, राजधानी की, तो यहाँ पे तो सरकार यहीं से चल रही है। देखिए, ये चीज़ स्वीकार करने में मुझे कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। ये चीज़ मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लगातार जो अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, हम जब विपक्ष में थे, मैं फिर से आपको ले चलता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी, 15 साल की सरकार, उसमें अपराधियों पे पूरा का पूरा प्रशासनिक अंकुश था। पुलिस प्रशासन की एक बड़ी अंकुश थी। 2018 के बाद ना जाने वो अंकुश खत्म सी हो गई थी। अपराध एकदम से चरम पे बढ़ गया, ग्राफ अपराध का बहुत बढ़ गया था। फिर क्या हुआ, लगातार घटनाएं, राजधानी भी असुरक्षित था। व्यापारी जगत हो, महिला समाज हो, अन्य जितने भी समाज है, सब घर से बाहर निकलने को डरते थे कि कहीं हम निकले अनैतिक रूप से या हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या कोई चाकू हमको मार दे। मतलब एक भय का वातावरण हो गया था। 5 साल हमने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी। अब हमारी सरकार बनी है तो हमारी सरकार शराब के मामलों को कंट्रोल करने पर लगी है। इनके जितने घोटाले थे उनको उजागर करने में, और छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं उनको जो अधिकार जो मिलना चाहिए था वो हम दे रहे हैं। इनके जितने अधिकारी थे वो भी, नेतागण भी, वो भी सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे अपराध के लिए हमारी सरकार इतनी अब ज़्यादा प्रतिबद्ध हो गई, क्योंकि देखो जो चीज़ फैल चुका है, एक बीमारी है, अपराध जो है बीमारी है। अब हमारी सरकार है तो हम एकदम शक्तिमान तो नहीं है कि गोल घूमे और छूमंतर कर दिए किसी चीज़ को। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि अपराध कम हो, अपराध कम हो, अपराध कम हो। और तो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही कुख्यात आरोपी, कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर भी हमारी सरकार कर चुकी है, भिलाई के अमित जोश का। तो हमारी सरकार ये भी निर्णय लेने में सक्षम है कि अगर अपराध को कंट्रोल करने के लिए अनेकों एनकाउंटर करना पड़े तो हम करेंगे, मगर अपराध को कुछ दिनों में हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बीमारी है, धीरे धीरे ख़त्म होगी। एक साथ ये बीमारी या कोई जादुई छड़ी हमारे हाथ नहीं लगी कि एक साथ हम ख़त्म कर दें। मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अपराध बहुत बढ़ चुके हैं, मगर हमारी सरकार पुलिस के हाथ खोल दिए कि अपराधियों की कमर तोड़ो, अपराध बंद करो। तोमर बंधु बीच में गायब रहे, अभी भी फरार चल रहे हैं। उसके बाद बसंत अग्रवाल आते हैं, कहते हैं कि सरकार के विधायक मंत्री से ज़्यादा मेरी पहुंच है, लोग मुझे राम राम कहते हैं, अगर मंत्री बगल में तो मुझे ज़्यादा लोग राम राम कहेंगे। आप किसी को भी पर्सनल सोचने से रोक नहीं सकते। जो जैसा सोचता है वैसा अपने आप को समझता है। तो हम ना किसी के पर्सनल सोच को रोक सकते हैं और ना किसी के पर्सनल बोली पे अंकुश लगा सकते हैं। तो ये उनका मामला है, उन तक ही रहने दो, हम क्यों किस पर इशारा कर रहे थे वो? कौन से मंत्री के सामने उनकी पहुंच ज़्यादा है, या फिर भाजपा के कुछ ऐसे गद्दावर नेता है जो पीछे रह गए तो उनके ऊपर तंज कस रहे हैं, वो ऐसा कुछ है? नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हो, हम सभी कार्यकर्ताओं में कोई भी असामान्य सी चीज़ें नहीं होती। चाहे आप मुख्यमंत्री से लेकर हमारे जितने भी मंत्री ले लो, सारे के सारे इतने फ्लेक्सिबल है। कार्यकर्ताओं के लिए उनको करना है, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना है, इसलिए कभी वो हम मंत्री हैं या हम मुख्यमंत्री, ऐसा एटीट्यूड हमारे किसी भी मंत्रियों में आज तक आपने देखा नहीं होगा। हमारा एक सामान्य से कार्यकर्ता भी मंत्री के सक्षम है और हमारा मंत्री भी
एक कार्यकर्ता की तरह अहोदे में है। हमने कभी डिफ्रेंशिएट, हमने कभी मतलब वो कहते हैं ना कि एक अहोदा रखना या असामान्य अहोदा रखना, ऐसा नहीं। सब सामान्य लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के बराबर ही रहता है, चाहे वो मंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे सामान्य कार्यकर्ता रहे। सवाल इसलिए भी है ना कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जो 3 लाइफलाइन बीजेपी की, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इन सभी को साइडलाइन कर दिया है। देखिए, साइडलाइन नहीं किया है किसी को। आज भी अजय चंद्राकर जी दमदारी से क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। आज भी बृजमोहन अग्रवाल जी को सांसद बनाया, 8 बार के विधायक, उनको भी आज सांसद बनाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन भेजा। आज संसद में रायपुर लोकसभा के क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी वो लगातार काम कर रहे हैं। राजेश मूणत जी भी आज मंत्री नहीं है, मगर पश्चिम विधानसभा के लिए वो एक एक कार्यकर्ताओं के लिए, पश्चिम विधानसभा के विकास के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। कोई साइडलाइन नहीं हुआ है, बस जिम्मेदारी बदली है, काम वही है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। आप प्रवक्ता के तौर पे अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहले प्रवक्ता थे, अब प्रदेश मंत्री है, लेकिन जो अंदर का जो जज्बा है वो वैसा ही है। क्योंकि बात इसलिए कह रहे थे कि अजय चंद्राकर तो यहाँ भी लड़ रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, और विधानसभा में भी सरकार के खिलाफ होकर के लड़ते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। देखो, यही तो मैंने कहा ना, यही भाजपा है जो जनता के लिए जीती है। यही भाजपा है जो क्षेत्र के लिए जीती, क्षेत्र के विकास के लिए जीती है। अगर हम विधायक बनकर या पार्षद बनकर या सरपंच ही बनकर अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो क्या किए? जनता ने इसी विश्वास के लिए, इसी विश्वास से हमारे कार्यकर्ताओं को सरपंच, पार्षद, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, यही इसीलिए तो बनाती है कि ये कार्यकर्ता है, ये अच्छा कार्यकर्ता है, ये कभी विधायक बना, ये कभी पार्षद बना तो अपने क्षेत्र का विकास करेगा, अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ेगा, अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा। और आज अजय चंद्राकर जी वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता सदैव जनता के लिए है, और जनता के लिए अगर लड़ाई भी लड़ना पड़े खुद की सरकार से तो लड़ेंगे। ऐसा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। कहते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो भी नाराज़ चल रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं का कहना है, जो दबे मुंह कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं हो रहा है, मंत्रालय जाओ तो मंत्री भी बगले झांकते नज़र आते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, कोई काम हमारे यहाँ और हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि जो काम होगा वो 100% होगा। जो काम नहीं होगा तो उसे अनैतिक रूप में हम करने वाले भी नहीं हैं। ये चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता ही की तरह सोचता हूँ। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं किसी काम को अगर बोल रहा हूँ, चलो आज हमारी सरकार है, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, इनको बोल देने से हो जाएगा, जबकि मुझे वास्तविकता में मालूम है कि वो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो काम असंवैधानिक है। तो कैसे होगा वो? अगर कोई काम संवैधानिक है, सिस्टम का काम है, तो वो होगा ही होगा। अब इसमें अगर कोई रो रहा है, कोई पीड़ित है, तो उसको एक बार संगठन में बात करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है उनको। हर काम का एक करने का सिस्टम होता है, और वो तो खुद कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे मंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, गलत और अनैतिक काम नहीं करेगा। अगर उनका कोई काम हो, वो ना हो, तो बात अलग है इसमें। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार संगठन में बात करें तो उनका काम बन जाए। तो मेरा एक यही सुझाव है मेरा। तो अमित साहू ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी शिकायत हो, हाँ, तो वो उसे आकर के पार्टी फोरम में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी फोरम हमारा, हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हर बातों को रख सकते हैं। और पार्टी ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज़ है जो हर समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि अन्य प्लेटफॉर्मों में बात रखने की जगह पार्टी फोरम पे बात रखें। आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे, और किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि मेरे एक एक कार्यकर्ता, चाहे सुकमा से लेकर बलरामपुर, महासमुंद से लेकर राजनांदगांव, सारे कार्यकर्ताओं के लिए अमित साहू रायपुर राजधानी में बैठा है। उनके लिए आधी रात को भी कार्यकर्ता खड़े रहता है, उनके सुख दुख के लिए और उनके सभी कार्यों के लिए। तो वो कार्यकर्ता मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हज़ारों लाखों युवा फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता जो उनका चल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया है। देखो, बेरोजगारी भत्ता सिर्फ नाम को लेकर ही आई थी। एक भी बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस ने भत्ता नहीं दिया था। एक सिस्टम उन्होंने जनरेट किया था कि सरकार के पैसे को एक नंबर पे कैसे लूटना है। तो उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को पोषित करने का काम किया था। एक एक क्लब को 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया था। कई पंचायतों में वो पैसा गया और उन्हीं के कार्यकर्ता लेकर के खा गए, ऐसी खबरें भी आती थी। उनके ही कार्यकर्ता, कई जगह फोटो वीडियो आती तो बढ़िया दारू की बोतलें आ रही है, और उस पैसे को, सरकार की पैसे को अय्याशी करने में इस्तेमाल कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जबकि उनका वादा क्या था, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देंगे। किसी एक युवा को नहीं दिया गया छत्तीसगढ़ में। दिया गया अगर भत्ते के रूप में पैसा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने संगठन एक बनाया, एक क्लब बनाया, उस क्लब में सरकार का पैसा गया। अब उस राजीव युवा मितान क्लब को भी हमारी सरकार ने बंद किया कि ये पैसा बेवजह कार्यों के लिए उपयोग हो रहा है। एक तो वैसे ही पूरे छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस सरकार खाली करके गई थी। आज हमारी सरकार केंद्र में है, इसलिए हमको मदद हो सकता है। जैसे आपने पूछा कि सरकार अच्छी चल रही है, हम चला रहे हैं अच्छा, और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास हम सभी कार्यकर्ता मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री, सभी संगठन के लोग मिलकर कर रहे हैं, ताकि ये छत्तीसगढ़ को फिर हम एक दौड़ता छत्तीसगढ़ बनाए। इस छत्तीसगढ़ को फिर से हम एक उभरता हुआ छत्तीसगढ़ बनाए। इस छत्तीसगढ़ महतारी का नाम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फिर से ऊपर ऊंचा हो, परम शिखर तक हमारा पहुंचाने का कार्य है माँ भारती को। तो हमारी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी यह है कि छत्तीसगढ़ महतारी को भारत के शिखर तक पहुंचाने का काम हम सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ एक ऐसा संभाग है, बस्तर संभाग, जो विश्व में प्रसिद्ध है लाल आतंक के कारण। आज उस लाल आतंक का सफाया करने का भी काम हम कर रहे हैं, ताकि विश्व भर से लोग बस्तर की खूबसूरती को देखने के लिए आए। अपने रील्स की चर्चा की, मैं भी कुछ दिन पहले परिवार साथ बस्तर गया था, आपने देखा भी होगा। चित्रकूट का वाटरफॉल, जिसे नियाग्रा फॉल का दर्जा दिया जाता है, इतना विशाल और इतना वृहद चौड़ा वो वाटरफॉल है। बचेली, बचेली की जो पहाड़ है, जमीन से 25 किलोमीटर तक, आकाश नगर तक जाना, वो वीडियो मैंने देखा, आपने देखा होगा, तो वो वीडियो वहीं का था। दूसरा वीडियो था जलप्रपात का, चित्रकूट का। ऐसे ही कई सौंदर्य का केंद्र जो है बस्तर है। जब लाल आतंक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो सोचो हमारा राज्य पर्यटन के मामले में किस पायदान पर जाएगा। लोग आज कश्मीर जाते हैं, लोग आज बड़े बड़े हिल स्टेशन जाते हैं। लोग अगर सरगुजा और बस्तर घूम ले तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना खूबसूरत है मेरा छत्तीसगढ़। तो हमारी सरकार उस ओर भी काम कर रही है कि हमारा छत्तीसगढ़ पर्यटन के मामले में भी विश्व में प्रसिद्ध हो, और विश्व भर के अनेक लोग जो है हमारे इस छत्तीसगढ़ में आए। आपने बस्तर में लाल आतंक की जो बात कही, कर रहे हैं, सरकार कर रही है प्रतिबद्धता के साथ लाल आतंक को ख़त्म करने का, लेकिन हम कैसे माने, क्योंकि एएसपी आकाश गिरिपुंजे की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, जब सरकार कह रही थी कि लाल आतंक लगभग ख़त्म हो चुका है। देखिए, हम लगातार उन तमाम नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। हम सीधा संदेश भी उनको भेज रहे हैं कि आप उस विचारधारा को छोड़कर मुख्य विचारधारा में आओ, समाज के साथ जीवन जियो। हम उनको नौकरी भी दे रहे हैं, उनको घर भी दे रहे हैं, उनको राशन भी दे रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा भी मुफ्त में दे रहे हैं, इलाज भी मुफ्त में दे रहे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि अगर ये बात और बोली की भाषा नहीं मानेंगे, तो बंदूक की भाषा अगर वो इस्तेमाल करेंगे, हमको भी बंदूक की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हमारा ये सोच भी है कि आप मुख्य विचारधारा पर जुड़ जाओ, तो नहीं तो ऐसा ही मारे जाओगे। आज भी रोज़ाना आप देख रहे होगे 2, 5, 10, 20, 25 नक्सली रोज़ मारे जा रहे हैं, रोज़ मार कर गिराए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार कल भी कह रही थी और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम लाल आतंक को सफाया करने में सक्षम है। और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने 2026 तक के पूरे लाल आतंक का सफाया करने की सौगंध खा के रखी है। और 2026 तक के आप देखना, लाल आतंक का पूरा सफाया जो है सफ़ेद कर देंगे, उस लाल आतंक को ख़त्म कर देंगे पूरा। इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ मैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अमित शाह को गृह मंत्री बना दिया जाता है, पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर अमित शाह गृह मंत्री बना
तो वर्तमान की स्थिति और परिस्थितियों को मैं कोट करके आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से आतंक, लाल आतंक चरम पर है, वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए सेंट्रल की फोर्सेस है, निचले स्तर पर राज्य की फोर्स है, राज्य की पुलिस फोर्स है। इन तमाम प्रशासन को, सेंट्रल की फोर्स को इतनी खुली छूट देता कि आप जो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आप जैसे सैनिक ही वहाँ पर उपस्थित हैं, कोई आम जनमानस या कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता नहीं है। एक गृह मंत्री होने के नाते मैं उनको खुली छूट देता, गृह मंत्री होने के नाते उन्हें खुला एक ताकत देता कि आप पुलिस प्रशासन के लोग, सीआरपीएफ के लोग, जवान जो हैं, सेना के जवान हैं, आप खुद सक्षम हैं, आप खुद निर्णय लीजिए कि कैसे इस लाल आतंक को सफाया करें। मैं उनको खुली छूट देता। और वैसे ही आज जो शहरों में आतंक जो बढ़ा हुआ है, मैं सारे पुलिस प्रशासन के लोगों को इतनी खुली छूट देता कि ये जो अपराध करने वाले हैं उनकी कमर तोड़ दो। जो बड़े अपराधी हैं, जो गिरोह बना के काम करते हैं, जो सरगना बनकर काम करते हैं, गृह मंत्री बनते ही सबसे पहला उनका इनकाउंटर कर देता। क्योंकि मुझे मेरा छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ को लोग शांत प्रदेश कहते हैं, जिस छत्तीसगढ़ को लोग भोले भाले वाले लोग, जो प्यार देने वाले लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ अन्य राज्य को लोगों को भी आकर अपने सरों पर बैठाकर उनको आश्रय देने वाला छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर ऐसे आतंक मचाने वाले लोग जो हैं उनका सबसे पहले एनकाउंटर करवा देता और उस अपराध को ही ख़त्म कर देता, ताकि मेरे छत्तीसगढ़ में लोग जो है एक खुले मन से आधी रात को भी अकेले निर्भय होकर घूमे। ऐसा मैं कार्य करता अगर मैं गृह मंत्री होता तो। द पीएस पॉडकास्ट शो में एक आरोप भी है आपके ऊपर, वो आरोप पर आपको जवाब भी देना पड़ेगा मजबूती के साथ, जैसे आप दे रहे हैं। मेरे को मालूम है कि कुछ जवाब और अलग सा मिलेगा ही। अमित साहू गरियाबंद से हैं, ओके, और गरियाबंद रेत घाट का जगह है, बहुत सारे रेत घाट है वहाँ। क्या अमित साहू का संरक्षण है वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमित साहू बेसिकली रायपुर से, गरियाबंद क्षेत्र से आपके जो बोलना मेरा चाहिए ससुराल है। हाँ सर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, टू बी फ्रैंक बताऊं तो मैं गरियाबंद जिला जो है हमारे कंटेक्स्ट में मैंने लिख रखा था, लेकिन मैंने जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि राजिम जो है, राजिम में एक ग्राम है कुम्ही, वो मेरा ससुराल है। अब चूंकि मेरा कुल गांव जो है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो आज बालोद जिले में आता है। वो गांव का नाम है कुलिया, जो कि गुरूर से पहले वो गांव पड़ता है, कनेरी से बाद में वो गांव पड़ता है। और चूंकि मेरा जन्म, मेरा कर्म स्थली रायपुर है, मेरा ससुराल स्थली आप राजिम मान सकते हो। दूसरी ओर आपने जो कहा कि रेत खदान की बात कही, तो उस चीज़ को स्वीकारने में मुझे कोई दो मत नहीं है। आज जब सरकार हमारी है, उस सरकार में कोई गैर राजनीतिक दल का व्यक्ति काम क्यों करेगा? वहाँ पे मेरे कार्यकर्ता काम करें, संगठन के कार्यकर्ता काम करें। मेरी ये सोच रहती है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को ताकतवर बनाऊं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाऊं। अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने का सबसे एक माध्यम है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनको कार्य उपलब्ध कराना। तो ऐसे अनेक कार्य हैं जो मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए करता हूँ, क्योंकि और मुझे वो चीज़ करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई अनैतिक काम। अगर कोई कार्यकर्ता आता है कि मुझे भैया ये काम करना है, ठीक है आप करो, कोई दूसरा कर रहा है उससे बढ़िया मेरा कार्यकर्ता क्यों ना करे। मैंने बहुत कम नेता देखा है सवाल से बचते नजर आते हैं, आपने मजबूती के साथ इसका भी जवाब दिया है ना। बिल्कुल, मैं अगर अपने कार्यकर्ताओं के लिए मुझे लड़ना पड़े, अगर अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता ही मेरे ताकत हैं, मेरे लोग ही जो मेरे ताकत हैं, मेरे संगठन के ताकत हैं। और आज हमारे संगठन के अगर कार्यकर्ता किसी कार्य को नहीं करे, मेरे संगठन का अगर कोई कार्यकर्ता पैसे से सक्षम ना हो, तो वो कैसे पार्टी के लिए काम करेगा? मेरी सोच ये रहती है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाऊं, और कोई भी सक्षम सिर्फ पैसे से होता है, ये जीवन की सच्चाई है और इसे हम सबको स्वीकारना चाहिए। हम ये माने कि नियर फ्यूचर में अमित साहू
को हम कोई बड़ी भूमिका में देखेंगे? देखिए, मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता का स्थान शुरू से ही निर्धारित करके रखता है। वो मैं जहाँ के लिए मुझे उपयुक्त समझेगी पार्टी, वहाँ मुझे रखेगी, ज़रूर रखेगी। और मैं संगठन का वो कार्यकर्ता हूँ जो आने वाले समय में संगठन को शिखर तक लेके जाने का काम, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो, मैं सदैव उस कार्य को स्वीकार करने वाला कार्यकर्ता हूँ कि जो संगठन मुझे निर्णय दे दे, जो संगठन मुझे आदेश दे दे, वो कार्य मैं करके दिखाऊंगा। अगर मुझे संगठन पाकिस्तान में भी जाकर काम करने कहेगी ना, तो मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि अपना झोला उठाऊंगा और चलो पाकिस्तान में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला कार्यकर्ता जो है ना, वो बन के चले जाऊंगा। मैं ऐसा कार्यकर्ता हूँ। क्या बात है। अमित साहू का कोई और प्लान फ्यूचर का? देखिए, मेरा प्लान तो बहुत समय से है कि जनप्रतिनिधि बनना है, संवैधानिक पदों पर आना है और संवैधानिक पदों के माध्यम से हर उस लोगों का कार्य, क्योंकि देखो मैं ऐसा नेता हूँ कि ये बेवजह की बातें करना मुझे नहीं आती। जनता की सेवा करना, मतलब ये तरह तरह की जो लोग प्रलोभ वाली जो बातें रहती है ना, वो मैं कभी नहीं करता। मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा शरीर खुली बात करने के लिए है। मैं आज भी ये कर रहा हूँ। मैं कभी आज राजनीति में आया हूँ तो मैंने कभी आज तक किसी भी मीडिया को ये बयान कभी नहीं दिया कि मैं आज राजनीति में हूँ तो जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि जनता के अधिकार को दिलाने वाला नेता बनना चाहता हूँ, उनको उनका अधिकार मिले ये नेता बनना चाहता हूँ। उनके अधिकार के लिए मुझे अगर सड़कों पर भी लड़ाई करना पड़ेगा तो वो नेता बनना चाहता हूँ। मैं वो नेता हूँ। अमित भैया, हमारा जो पॉडकास्ट शो है उसका एक राउंड है, रैपिड फायर राउंड। उसमें वन वर्ड आंसर आपको देना पड़ेगा। डेफिनेटली, आई वाज रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चन। क्या बात है। आपका फेवरेट भाजपा में नेता कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके अलावा? अटल जी है, आज वो दुनिया में नहीं है। फिर उनके अलावा राज्य स्तरीय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप पद को फेवरेट मान रहे हैं या फिर व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो? देखो, व्यक्तित्व ही मैं देखता हूँ। आपने कभी ये जीवन में नहीं सोचा होगा या सुना भी होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि अमित साहू इसका आदमी है। ऐसा शब्द मेरे लिए प्रयोग नहीं होता। अमित साहू सिर्फ संगठन का व्यक्ति है। अमित साहू हर उस संगठन के व्यक्ति का कार्यकर्ता है जो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में नेतृत्व करते हैं। अमित साहू हर वो कार्यकर्ताओं का एक साथी है, एक भाई है, एक मित्र है, एक यार है, एक दोस्त है, जो संगठन के लिए निचले स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। अर्थात एक शब्द में जवाब दूं तो संगठन के सारे लोग मेरे और मैं संगठन के सारे लोग का। क्या बात है। कांग्रेस में आपका फेवरेट नेता? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिससे तो फेवरेट तो कहा ही नहीं जा सकता। तो मैं अक्सर डिबेट में वो कहता हूँ, अपने भाषणों में कहता हूँ, सी फॉर कांग्रेस इज इक्वल टू सी फॉर करप्शन। सी फॉर कांग्रेस इज इक्वल टू एवरी कांग्रेसी इज सी फॉर करप्ट। अब हिंदी में कहा जाए तो का से कांग्रेस, का से करप्शन बाज, का से कांग्रेस तो का से कुकर्मी, का से कांग्रेस तो का से कई ऐसे शब्दार्थ बनते हैं कांग्रेस के खिलाफ। तो कांग्रेस में न कभी मेरा कोई पसंदीदा नेता हुआ और ना कभी जीवन में होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और मेरी विचारधारा में जमीन और ब्रह्मांड का फर्क है। आसमान का भी नहीं कहता मैं, जमीन और ब्रह्मांड का फर्क है। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी जगह? छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी जगह मैं कहता हूँ कि शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ा जाए तो बस्तर और सरगुजा से बेहतर जगह कहीं नहीं है। सबसे मुश्किल क्या चीज़ है राजनीति में? देखो, राजनीति में सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं। तो वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि अपने आप को उस समय कैसे संयम रखना है, अपने आप को कैसे धैर्य रखना है, अपने आप को धैर्यवान कैसे बनाना है। उस समय अपने आप को समझाना सबसे मुश्किल चीज़ होती है राजनीति में। क्योंकि हमको अगर खुद पे अपने ऊपर विश्वास ना हो तो व्यक्ति टूट जाता है।
अगर अपने को खुद पे अगर विश्वास ना हो तो व्यक्ति अनर्गल बातें करने लगता है। आपने देखा होगा, ताज़ा उदाहरण मैं कहना नहीं चाहूँगा। तो सबसे मुश्किल चीज़ मैं कहता हूँ कि राजनीति में अपने आप को समझाना, अपने आप को धैर्यवान बनाना, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। बाकी राजनीति में सब आसान है। सफलता को अगर 3 शब्दों में परिभाषित करना है? सफलता को अगर 3 शब्दों में परिभाषित करना है तो मैं ऐसे संगठन से आया और ऐसे संगठनों में मैंने काम किया। जब मैं बजरंग दल में था तो उसका ध्येय वाक्य था, वो भी 3 वाक्य था, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। बजरंग दल के बजरंगियों की यही पहचान। मैं युवा मोर्चा में आया, त्याग, तपस्या और बलिदान, युवा मोर्चे की यही पहचान। तो ये 3 शब्द जो है ना, मैंने दोनों संगठनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये 3 वाक्य है सफलता के। इस तीनों वाक्यों को एक एक युवा अपने हृदय में आत्मसात कर ले तो सफलता निश्चित है। अगर अमित साहू राजनीति में ना होते तो क्या करते? अमित साहू अगर राजनीति में नहीं होता तो व्यापार करता, राजनीति में नहीं होता तो बड़ा उद्योगपति बनता, अगर राजनीति में नहीं होता तो कहीं ना कहीं नौकरी करता होता। तो देखो, जीवन को जीने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आज भी राजनीति में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा व्यापार नहीं है। आज राजनीति में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई व्यवसाय नहीं, सारे व्यवसाय हैं मेरे, काम है जिनसे मेरी जीवन की यापन होती है, परिवार का एक सिस्टम चलता है, तो सारा चीज़ है। मगर ईश्वर ने ही तय किया है कि अमित साहू का जन्म सिर्फ राजनीति के लिए, और ईश्वर ने कुछ अच्छे कार्य मेरे हाथों लिखे हैं, इसलिए मुझे इस मार्ग पर ईश्वर स्वयं चला रहा है। मेरे हनुमान जी महाराज मुझे इसी रास्ते पर लेकर आए हैं और उनके ही आदेश से, उनके ही निर्देश से मैं चलता हूँ। क्योंकि क्या है, कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और क्योंकि क्या है, एक ऐसे व्यक्ति है कि मैं तो अपने आप को उनके शरण में इसलिए सौंप देता हूँ क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है कि सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। जिनके हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं, उस बजरंगी का मैं छोटा सा भक्त हूँ, इसलिए ऐसा ही हूँ मैं। भैया बहुत मज़ा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में, टू बी श्योर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10-12 पॉडकास्ट ही द पीएस शो में हुए हैं। उनमें से कुछ एक लोग हैं जो मतलब राजनीति में प्रेरणादायक है। तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि हमारी पब्लिक जो है वो इस पॉडकास्ट शो को पूरा देखे, लेकिन वो तब देखेगी जब इस पीएस शो का एक और लास्ट पॉलिसी है कि अमित साहू जी छत्तीसगढ़ी में हमारी व्यूवर्स को द पीएस शो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आह्वान करेंगे, अपील करेंगे। देखो, मैं तो छत्तीसगढ़िया मनखे हरो, तो छत्तीसगढ़ी और मोर नाता तो जन्म के साथ हरे ना। मोर पूरा परिवार छत्तीसगढ़ी, मोर पूरा संसार छत्तीसगढ़ी, मोर प्रदेश छत्तीसगढ़ी। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ के जम्मो जनमानस से, मोर एक एक युवा मन से, एक एक युवती मन से, एक एक बुजुर्ग मन से, एक एक मोर सियान मन से, एक एक सियानीन मन से, जम्मो छत्तीसगढ़ वासी मन से निवेदन करत हूँ, और ओकर मन ले भी निवेदन करत हूँ जो अन्य प्रदेश ले आके छत्तीसगढ़ में रहा थे। तहु मन देखो ये पॉडकास्ट 16, कार की अगर अमित साहू के बारे में अगर आप मला जानना है तो एकर से बड़े माध्यम आप मला कोनो नहीं मिली। तो जरूर मैं निवेदन करूं, और निवेदन के साथ साथ घेरी मेरी तक को निवेदन करूं कि आप मन जरूर ये पॉडकास्ट 16 आप मन देखो और अमित साहू ला जानो। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बजरंगी भाई अमित साहू जी। मैं बजरंगी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर नाम सूट भी करता है, और उन्होंने बताया जो बजरंग दल से लेकर के राजनीति का उन्होंने सफ़र तय किया, कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं भी आपसे अपील करता हूँ, रोहित सोनी मेरा नाम है और अमित साहू जी है ये। आप मुझे तो बार बार दिखते हैं, लेकिन अमित साहू जी को आप इस पॉडकास्ट शो में पूरा सुनिए, मज़ा आ जाएगा। बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है, जुझारू नेता है, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। आप सभी इस पॉडकास्ट शो को पूरा देखिए। थैंक यू।